नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है उसका डंका चारों तरफ बज रहा है। अभी पिछले दिनों G20 होके चुका है जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए थे, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि कनाडा से भारत के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी तल्खी देखी जा रही है। वहाँ पर जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियाँ पनप रही हैं उसको देखते हुए भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह दिया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाएं। इसके अलावा जो राजनयिक थे कनाडा के भारत में उनको भी कहा कि उनकी संख्या कम की जाए, देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। पूरा मामला थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या है? कनाडा हमारे कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। वहाँ राष्ट्रपति नहीं होता क्योंकि वहाँ इंग्लैंड की रानी या राजा ही उनका राष्ट्राध्यक्ष होता है। और कनाडा एक विस्तार में हमसे 3 गुना बड़ा जी, और जनसंख्या में हमारी लगभग NCR जितनी, लगभग 4.25 करोड़ की, परंतु उसके अंदर वहाँ 24 लाख भारतीय हैं। 8 लाख उसमें सिख मतावलंबी हैं। 8 लाख में 50-40 हज़ार वहाँ ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। और पिछले 25-30 साल से वो समस्या इनके पिताजी के टाइम भी बढ़ी। एक पूरा का पूरा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ था विस्फोट के कारण, जिसमें 270-72 लोग कनाडा के भी मरे थे, परंतु ये बेटे ने शायद कुछ सीखा नहीं। G20 में भी आया था तो उसके जो हाव भाव थे 2-3 दिन फिर रुका रहा क्योंकि जहाज़ ख़राब हो गया। मोदी जी ने ये भी कहा कि जहाज़ हम अपना भेज देते हैं। ध्यान हो 2-3 साल पहले भी आया था और प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया था क्योंकि खालिस्तान का समर्थक है। क्यों है? वहाँ 18 सांसद एक पार्टी के हैं जो सिख हैं, जो अलगाववादी हैं, जिसके कारण इसको बहुमत प्राप्त है। डॉक्टर साहब, अलगाववादियों की संख्या तो शायद अभी 10-20 साल में ज़्यादा बढ़ी होगी वहाँ पे, या 30 साल में। हमें पता चला है कि 1960 से इस प्रकार की समस्या चल रही है, करीब 50 साल हो गए। नहीं, इतनी तो यूँ नहीं चल रही कि वहाँ अपनी जनसंख्या बहुत कम थी। विदेशों के लोग जाके बसे हुए हैं। जैसे मैंने बताया 24 लाख हमारे भारतीय हैं, परंतु शांति प्रिय हैं भारतीय। इनमें जो आतंकवादी है, जब से भिंडरवाला उभार आया, उसने जाके विदेशों में जो बेस बनाया, वो हांगकांग हो या विदेश ब्रिटेन में भी हैं, कनाडा में, कुछ अमेरिका में भी, जो न्यूज़ में रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अभी जिसके ऊपर उसने कहा, एक आतंकवादी जो 1996 में भारत से गया, बिना वीज़ा के गया, गैर कानूनी ढंग से गया, उसको वहाँ सज़ा दी और फिर चुपचाप 97 में उसको नागरिकता दे दी। उस व्यक्ति की मर्डर हो गया 2-4-5 महीने पहले। तो मर्डर हो गया तो उसकी जांच करो, तुम सरकार है तुम्हारी। उस पर यह आरोप लगा देना जी हमें शक है कि शायद भारत की एजेंसियों ने उसको मरवाया बिना किसी सबूत के। बिना किसी, क्योंकि 2-4 महीने में सबूत तो कोई आ ही नहीं सकता ना। तो उसके कारण से हमें गुस्सा आना स्वाभाविक था। आज भारत वो भारत नहीं है। 140 करोड़ लोगों की जिसके पीछे ताकत खड़ी हो, उस प्रधानमंत्री को जब अमेरिका नहीं झुका सकता, रूस नहीं झुका सकता, तो ये तो एक बहुत पिद्दी है उसके सामने। और भारत से बोल रहा है कि आप जो जांच में सहयोग करो, तो इसलिए उसको जो टिट फॉर टैट वाली बात है, उसने हमारा एक निकाला, हमने उसका निकाला। उसको ये भी आगे वीज़ा के हमने ऑफिस बंद कर दिए। और उसको थोड़े दिन में उसने कोशिश की अमेरिका को, अपने जो G7 के लोगों को, ब्रिटेन को, कि उसकी तरफ से बोलें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनका तो कॉमन वो है ना, एक ही राष्ट्राध्यक्ष है जी। किसी ने उसको साथ नहीं दिया और हमसे टकरा के वो खालिस्तान को ठीक कहा। कई लोगों ने, हमारे वहाँ जो आर्या है, एक सांसद ही है, वो भी, उन्होंने कहा कि यहाँ खालिस्तान बनाना ही है, तुम बड़े समर्थक हो, दे दो थोड़ी जगह उनको भी। तुम्हारे पास तो खाली जगह बहुत पड़ी है और खाली जगह में से एक टुकड़ा दे दो, वहाँ खालिस्तान बना ले, अपने भर लो। तो आज ये बेईमानी बातें हैं। इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहेगा कोई, और हम चुपचाप देखते रहे। जो पाकिस्तान को भी समझ में आ ली है, चीन को भी समझ में आ रहे हैं कि आज बराबर की टक्कर है, कोई घबराने वाले नहीं है। तो कनाडा को समझ में आ गई है कुछ, तो कुछ और आ जाएगी। और हमने जो स्टेप उठाए हैं वो भारत की अपनी अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वो आवश्यक थे। और कनाडा के लोगों को उसके खिलाफ हो जाएंगे और उसकी सरकार, मुझे नहीं लगता वो 6 महीने भी चल पाएगी। क्योंकि इसके पीछे एक विषय और है। अर्थव्यवस्था कनाडा की जो है वो काफ़ी कुछ भारतीयों पर टिकी है। $4 बिलियन का उनके साथ व्यापार होता है और 3.25 लाख बच्चे भी भारत के वहाँ पढ़ते हैं।
ये बहुत बड़ा कारण है। हमारे बच्चे आज वहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो कितनी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार है। 3 लाख 3.25 लाख का अर्थ क्या है, 4.25 करोड़ में है, 1% हो गया ना। तो हमारे ऊपर आज वो आधारित हैं। और हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ वहाँ से आती हो तो अटल जी के टाइम में तो अमेरिका को बता दिया तुम्हारी सैंक्शन की हम परवाह नहीं करते, तुम टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, हम टेक्नोलॉजी बना के दिखा दी। सुपर कंप्यूटर की जगह परम बना के दिखाया, क्रायोजेनिक इंजन की जगह हमने अपना बनाया। और आज चंद्रयान और आदित्ययान हमारी टेक्नोलॉजी को अपने आप सिद्ध कर रहे वो हैं। तो शास्त्री जी के टाइम पे भी जब गेहूं की बात थी तब भी भारत ने उसके अंदर कड़ा कदम उठाया था। ये भारत को झुकाने का कोई कोशिश करेगा तो भारत नहीं झुकेगा, कि भारत वो भारत नहीं है जो गांधी जी ने कहा था एक थप्पड़ मार दो दूसरा मुंह कर दो। और नेहरू जी अति शांति पे कबूतर उड़ाते उड़ाते इस देश की 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में करा गए थे। आज हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन जाने नहीं देंगे और जो गई हुई है उसको वापस लेंगे। आखिरी सवाल, आप चूँकि शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़े हैं और जैसे बताया कि 3,17,000 बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं, एक तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, दूसरा ये कि बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ सकते वो? दोनों सवाल आपके वाजिब हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, पर जो थोड़ा फाइनेंशियली वेल ऑफ हो गए परिवार, वो विदेश पढ़ के आया बच्चा, ये क्रेज़ है तो कनाडा वो सबसे जल्दी एडमिशन हो जाता है। ज़्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं नहीं जा पाते, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, इंग्लैंड चले गए, इन्हीं देशों में है ना। क्योंकि वहाँ पैसा भी और जीडीपी भी उनकी बेहतर है। थोड़ा कोशिश भी करते हैं कि वहाँ शायद बाद में हम नौकरी मिल जाएगी, सिटीजनशिप ले लेंगे, वो उनके रेजिडेंस का वो दे देते हैं कुछ अमाउंट लेके जमा करा के, इसलिए वो चलेगा। परंतु इतने बच्चे जो गए हैं जेन्युइनली कोई रिसर्च और आगे पढ़ने के लिए कुछ गए हैं वो तो 20-30 हज़ार होंगे, बाकी तो सामान्य ग्रेजुएशन करने गए हैं ताकि ब्याह शादी में और पड़ोसी को बताने में स्टेटस हो। अब वो सबको निडर होकर वहाँ रहना चाहिए, आपस में मिल के रहना चाहिए यूनाइटेडली। और कोई भी आतंकवादी घटना कोई हो तो अपने को सूचित करें भारत को भी, और किसी का मन वहाँ से उखड़ जाए तो भारत सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि ऐसे बच्चों को भारत के अंदर तुरंत दाखिला दे दिया जाए, जिस भी लायक वो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर, ताकि जैसे हमने यूक्रेन में जैसे किया था उसी प्रकार यदि कनाडा में कोई स्थिति पैदा होती भी है तो ऐसे बच्चों को लाएं और हम भी उनमें से 200-400 बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाने को तैयार। अच्छी बात आपने कही, लेकिन भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है बच्चे सावधान रहें या ना जाएं, तो उससे कहीं ना कहीं तो एक डर भी पैदा होता है ना, पर पैनिकी भी ना हो, भय में रहें, कम से कम अकेले ना निकलें, क्लासरूम में पढ़ें, हॉस्टल में रहें, जहाँ भी रहते हैं अकेले ना निकलें, 2-4-5 के ग्रुप में निकलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उनका कहना है कि जो बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं उनको एकजुट होकर रहना चाहिए और निडर होकर रहें। फिर भी कोई दिक्कत है तो भारत सरकार को चाहिए कि बच्चों को वहाँ से वापस बुला ले, उनके आने की व्यवस्था करे और भारतीय स्कूल कॉलेजों में ऐसे बच्चों का दाखिला करवाया जाए। और कहीं ना कहीं कनाडा को भारत सरकार के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो रुख है वो भारत विरोधी है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।